छत्तीसगढ़ में इस बार का शीतकालीन सत्र नए भवन में हो रहा है, लेकिन नए भवन में इस सत्र का आगाज विरोध के साथ हुआ, तो उसका असर पूरे सत्र के दौरान दिख रहा है। पहले दिन जहां विजन डॉक्यूमेंट 2047 की चर्चा का विपक्ष ने बहिष्कार किया, वहीं दूसरे दिन भी बहिष्कार विपक्ष का एक बड़ा हथियार रहा। विपक्ष के तेवरों से साफ लगा कि वो विरोध की रणनीति के साथ बहिष्कार के अस्त्र को लेकर मैदान में रहेगा। दूसरे दिन की कार्रवाई में प्रश्नकाल में जहां पिछली सरकार की बेरोजगारी भत्ता देने की योजना को लेकर पक्ष विपक्ष सामने आए और योजना बंद नहीं करने के बावजूद भत्ता नहीं देने के मसले पर विपक्ष ने वॉकआउट कर विरोध जताया। मैं मंत्री जी से ये पूछ रहा हूं, जब योजना बंद नहीं हुआ है तो दे क्यों नहीं रहे? बजटेड है, माननीय अध्यक्ष जी, बजट में है, दे क्यों नहीं रहे? पिछले शासन में जो हमारे युवा रोजगार के इच्छुक होते हैं, उनको रोजगार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। हमने हमारी सरकार आने के बाद इसको ऑनलाइन किया, ई रोजगार पोर्टल किया। झूठ बात है। वहीं शून्यकाल में एक बार फिर धान खरीदी के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष आमने सामने रहे। कांग्रेस ने धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर चर्चा की मांग की, काम रोको प्रस्ताव लाया। इस प्रस्ताव के समर्थन में चरणदास महंत, भूपेश बघेल, उमेश पटेल सहित सभी कांग्रेस के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में धान खरीदी की अव्यवस्था पर सरकार को घेरा और धान खरीदी नहीं हो पाने की शिकायत की। टोकन के नाम से जो गड़बड़ियां हो रही हैं, आप सबको पता है। आप सबको पता है कि एक किसान ने गला रेत कर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। गांव-गांव में ऐसे कई जगह हैं जहां इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। इन सब के बाद उन्होंने किसानों से 7.5 रुपया प्रति क्विंटल ज़्यादा पैसा लिया है, उसको वापस करने को तैयार नहीं है। इन सब को देखते हुए हम लोगों ने आज की कार्रवाई से बहिष्कार किया है। किसान धान नहीं खरीदना चाहते, नंबर एक। दूसरा, नहीं खरीदना चाहते, इसको दूसरा कारण कि आप 2.5 महीने का समय दिया आपने, लेकिन 2.5 महीने में आपकी हर सोसाइटी के लिमिट पिछले समय जो 2000 क्विंटल प्रतिदिन था, उसको घटा के 1000-1200 कर दिए। पहली बार अभी मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पिछले साल के धान जो एक्चुअल में 15 नवंबर तक के उसमें चावल जमा हो जाना था, अब ये सरकार डबल इंजन की सरकार है, वो अप्रैल 26 में जमा करेंगे। मिला कि ये षड्यंत्र ये है कि किसानों की धान ना खरीदा जाए। इधर धान खरीदी पर काम रोको प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा हुई, पर समस्या को इतना गंभीर नहीं माना गया कि काम रोककर चर्चा कराई जाए, जिससे विपक्ष एक बार फिर भड़क उठा, नारेबाजी हुई और पूरी कार्यवाही का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। हालांकि सत्ता पक्ष विपक्ष के रवैये को चर्चा से भागने वाला बता रहा है। जिसका पूरे देश की जनता ने बहिष्कार किया है, जिसका छत्तीसगढ़ के चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे नगरीय निकाय में हो, चाहे पंचायत चुनाव में, जनता ने पूरी तरीके से बहिष्कार किया है। वो आज सदन में अपनी बात रखने की जगह वो सदन का बहिष्कार करने में लगे। जो एग्रीस्टेक है, एग्रीस्टेक के पंजीयन के काम पूरे हो जा रहे हैं। और एक चीज शेष रह गई थी कि जो टोकन नहीं कट रहा है, जिसके लिए ये था कि ऑनलाइन टोकन 70%। फिलहाल हर बार की तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। भवन नया जरूर है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर वैसे के वैसे ही हैं। नए भवन में शांतिपूर्ण चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन सत्र की शुरुआत से जो विरोध और बहिष्कार का ट्रेंड बना है, वो दूसरे दिन भी छाया रहा और आने वाले दिनों में भी इसी अस्त्र का विपक्ष प्रयोग करता दिखाई देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पर। और शीतकालीन सत्र का नाम आते ही ऐसा लगता है कि कुछ ठंडाहट मिलेगी, ठंड का एहसास होगा, लेकिन ये राजनीति है साहब, और यहाँ ठंडा कुछ नहीं होता, हर कुछ गर्म होता है। और वैसे ही गर्म है इस समय विधानसभा का दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी गर्माहट देखने को मिली। और इस दौरान एक खास बात जो परिलक्षित हुई वो ये कि विपक्ष का एक बड़ा हथियार बन गया है बहिष्कार। पहले दिन आपने देखा कि विजन डॉक्यूमेंट का विरोध किया गया, उसका बहिष्कार कर विपक्ष ने उसमें भाग नहीं लिया। आज जब धान खरीदी पर काम रोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो फिर विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया काम का। ऐसे में कामकाज ठप
और ये बहिष्कार का हथियार एक बार फिर सुर्खियों में। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों है ये बहिष्कार का हथियार, जबकि लोकतंत्र में बातचीत और बहस से ही सब कुछ हल किया जाता है। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और विपक्ष की रणनीति के साथ सत्ता पक्ष क्या सोचता है वो सब बताएंगे। नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है उमेश जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। तो विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा और इस तरीके के सत्र पर पूरा अधिकार विपक्ष का होता है, विपक्ष को पूरा मौका मिलता है सवाल जवाब करने का, लेकिन उसमें भी अगर वो कोताही बरत जाए, मुद्दों पे चर्चा के बजाय हंगामा करे तो सवाल खड़े होते हैं। इसलिए पहला मौका मैं अमित श्रीवास्तव जी को ही देता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप सामने खड़े होकर जिससे सवाल करेंगे उससे जवाब आना लाजमी होता है। ऐसे में विपक्ष बहिष्कार का हथियार क्यों इस्तेमाल कर रहा है? दूसरा दिन रहा जब बहिष्कार फिर से एक बार देखने को मिला है। देखिए मोहन जी, हमने तो हमेशा चर्चा में भाग लिया है, कभी हम भागे नहीं और पार्टिसिपेट हमने किया है। लेकिन कल एक बहुत बड़ी महारैली थी दिल्ली में वोट चोरों के खिलाफ, जिसमें 6 करोड़ लगभग आवेदन पूरे देश से आए हैं। तो छत्तीसगढ़ के सारे विधायक और नेतागण दिल्ली गए थे और आज निश्चित तौर पे सब लोग वहां पर विधानसभा में अटेंड भी किए। लेकिन आपने देखा जिस प्रकार के मुद्दे विधानसभा में उठे, कल भी सत्ता पक्ष के विधायक ही लोगों ने उठाए जो मुद्दे, उस पे मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए, ये अलग विषय है कि आप पर्ची से मुख्यमंत्री और मंत्री बना देते हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस आपको विधानसभा में देखने को मिलता है। पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता उन्हें देखती है कि मंत्री जी क्या कह रहे हैं। अब हम आते हैं जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता पे आज जो चर्चा हो रही थी, और हमारा ये कहना था कि चुनाव पूर्व आपने युवाओं से वादे किए थे, अब आप उस वादे से क्यों भाग रहे हैं और उस वादा खिलाफी आप क्यों कर रहे हैं? और बेरोजगारी भत्ता शुरू करने को लेकर सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने भी कहा कि पूर्व सत्र में मेरे को लिखित में सरकार ने कहा है कि योजना बंद नहीं हुई है। तो अगर आपने योजना बंद नहीं करी है तो फिर युवाओं के साथ आप उनको ठगा जो महसूस हो रहा है, उनके साथ आप छल क्यों कर रहे हैं? अगर बजट में भी आपके पास प्रावधान है तो उन्हें आप बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे? खैर, मंत्री जी उस पर जवाब नहीं दे पाए, तो अब विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष वही गमन ही करेगा, क्योंकि जनता, मंत्री अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो असंधि तक जाता है विधायक जो रहते हैं। और ये अब छत्तीसगढ़ में ये प्रावधान है कि असंधि तक जो जाएगा वो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मंत्री जी ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 तक 11,39,656 पंजीकृत बेरोजगार जो हैं युवक हैं। और लगातार इसलिए फिर युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, चुनाव पूर्व तो भाजपा ने वादा किया था, लेकिन अब भाजपा वादा खिलाफी कर रही है। और छत्तीसगढ़ का युवा कह रहा है हाथों में डिग्री, आंखों में इंतजार है, नौकरी का सपना बन गया सिर्फ अखबार है, वादे बहुत सुने, हक मिला नहीं अब तक, युवा पूछता है सरकार से रोजगार कब सरकार देगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि आप लोग क्यों वहां पर चले गए, और लगातार मैंने कहा ना कि हम लोग तो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, हम लोग भागने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं कि 14 नवंबर से धान खरीदी हुई और अभी तक मात्र सरकारी आंकड़ा है कि 15% तक ही धान खरीदी हो पाई। आप देखिए कि जहां पर 27,30,000 पंजीकृत किसान हैं, उसमें केवल 4,40,000 किसानों ने अभी तक धान बेचा है, और सरकार ने उनको लगभग 5,277 करोड़ रुपए ही दिए। मतलब आप समझिए कि आप 14 नवंबर से आप धान खरीदी कर रहे हैं और अभी तक सिर्फ 15% ही आपने खरीदा है। 8,96,000 टोकन जारी हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार यह बम्पर खरीदी नहीं, ये धीमी खरीदी है। तो अगर हम इस पे प्रश्न करते हैं और सरकार अगर जवाब नहीं देगी, ये धान का कटोरा है। छत्तीसगढ़ में किसान समृद्ध हमारी सरकार में हुआ था, और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि किसान अगर धान को बेचने जा रहा है तो उसको टोकन दिया जा रहा है, टोकन लेके लाइन में खड़ा है, उसके बाद भुगतान नहीं हो रहा है, उसके बाद 21 क्विंटल लिया नहीं जा रहा है। मतलब आप समझिए कि जिस प्रकार से
वादे में तो स्पीड, वादे में तो 100 की स्पीड कर देती है भाजपा, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उसी धीमी इंटरनेट की गति की तरह काम करती है जब बफरिंग होता है। इसमें बफरिंग होता है तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये पुराना इंटरनेट प्रोसेस नहीं चलेगा, और जहां किसानों के हक की बात आएगी तो विपक्षी होने के नाते हम चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, चलिए, विपक्ष का भी एक धर्म है, और जैसा कि सुषमा स्वराज ने एक बार कहा था कि कई बार हंगामा इसलिए भी करना होता है कि मुद्दे हाईलाइट हों। शायद उस रणनीति में कांग्रेस चल रही है। जवाब सुन लेते हैं उमेश जी का। उमेश जी, आप लोग भी विपक्ष में थे तो इसी तरीके से मुद्दे उठाते थे और ज़्यादा तेवर देखने को मिलते थे। कांग्रेस ऐसा कुछ कर रही है तो इस पर सवाल क्यों? देखिए मोहन जी, निश्चित तौर पे विपक्ष का धर्म ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ये कर्तव्य है कि विपक्ष जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को, जनहित से जुड़े हुए विषयों को पूरी गंभीरता के साथ सदन से लेकर के सड़क तक उठाए। लेकिन मुझको लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रहा है या फिर अपने कर्तव्यों को भूल चुका है। सदन के पहले दिन हमने देखा किस प्रकार से सदन का एक प्रकार से विपक्ष ने बहिष्कार किया। सदन में विपक्ष का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं रहा। जब विजन 2047 को लेकर के गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त विपक्ष नदारद था। इससे जनता के बीच में क्या संदेश जाता है कि विपक्ष और विपक्ष के नेता छत्तीसगढ़ को लेकर के, जनता को लेकर के, जनहित के मुद्दों को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसीलिए वो सदन में पहले दिन नदारद रहते हैं। रह गई बात आज दूसरे दिन के, निश्चित तौर पे नौजवानों का विषय है, किसानों का विषय है, तमाम विषय हैं। उन विषयों को गंभीरता से उठाने की आवश्यकता थी, विपक्ष ने उठाया भी, लेकिन उसके आगे विपक्ष के पास ना तर्क था ना विपक्ष के पास मुद्दा था। और जैसा कि आपने भी जज किया, आपने भी कहा कि मुद्दों को गरमाने के लिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए या किसी विशेष मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए सदन का बहिष्कार करने का प्रयास किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। कांग्रेस आज किस मुंह से सवाल उठा रही है? बेरोजगारियों के विषय में, बेरोजगार के विषय में सवाल उठा रही है। बीते 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही। सदन में मैं सुन रहा था, माननीय अजय चंद्राकर जी कह रहे थे कि उनके बेरोजगार और बेरोजगारी भत्ते से विषय से जुड़े हुए सवालों का जवाब सत्ता पक्ष में रहते हुए कांग्रेस के नेताओं ने 5 वर्षों में देने की जहमत नहीं, देने का साहस नहीं जुटा पाए। और आज उन नौजवानों के विषय में सवाल कर रहे हैं जिनको पीएससी भर्ती घोटाला के नाम पर खून के आंसू रुलाने का काम किया। सब इंस्पेक्टर भर्ती के नाम पर भर्ती परीक्षा को 3-3 साल, 4-4 साल तक लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम किया। ये भर्ती नहीं कर पाए। सिपाही भर्ती में हुसैन बोल्ट से ज्यादा तेज दौड़ने वाला धावक लेकर के आए। भ्रष्टाचार की नई नई किस्में बेरोजगारों के सामने परोसने का काम किए, तब एक सवाल का जवाब नहीं दिए। आज सीबीआई की जांच भी चल रही है, दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन ये घड़ियाली आंसू बहाने का प्रयास कर रहे हैं। सदन के बाहर बैठी हुई जनता अपनी पैनी नजर से कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को देख रही है। किसानों के विषय में निश्चित तौर पे ये बड़ा गंभीर विषय है और उसको लेकर के सरकार गंभीर है। हम कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं कि धान खरीदी कम करनी है, धान खरीदी को बाधित करना है तो पहले रकबा में कटौती कर दो, जैसे बीते 5 वर्षों में भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुआ। धान खरीदी को लटकाना है, भटकाना है, अटकाना है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है तो बारदाने की कमी पैदा कर दो भूपेश बघेल की तरह। उस प्रकार की स्थिति यहाँ पर हमने उत्पन्न होने नहीं दी। किसानों को छलना है, ठगना है, 2 वर्ष का बकाया बोनस मत दो, किसानों को खून के आंसू रुलाओ। उस प्रकार का शासन को जनता ने निकाल कर बाहर फेंकने का काम किया है। किसानों को 4 किस्तों में रुला रुला कर भुगतान करो और पोस्टर लगा करके वाहवाही करो। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि टोकन के नाम पर कुछ स्थानों पर बफरिंग से लेकर के इंटरनेट की दिक्कत और टोकन काटने में किसान भाइयों को निश्चित तौर पर दिक्कत हो रही थी। उसको प्रशासन के स्तर पर सुधारने का प्रयास किया गया। कुछ सुदूर क्षेत्रों के इलाकों में इंटरनेट की दिक्कत है, लेकिन मैनुअल पद्धति से भी टोकन काटने की व्यवस्था है और 2.5 महीने का समय है धान खरीदी के लिए।
और टोकन की व्यवस्था किस लिए है? ताकि व्यवस्थित रूप से एक एक किसान व्यवस्था के साथ जा करके क्रमबद्ध तरीके से अपने धान को विक्रय केंद्रों तक पहुंचा सकें और उसकी बिक्री का अपना उचित मूल्य ले सकें, जो 3100 रुपए 21 कुंतल को लेकर के। ये कांग्रेस के समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस केवल राजनीति करने का प्रयास कर रही है, दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, और मुद्दा है नहीं। तो एक तरफ तो पहले दिन भागती है, मजबूरी में जब दूसरे दिन लौट कर आती है तो फिर से भाग करके मुद्दे को बड़ा बनाने का और भ्रम फैलाने का प्रयास करती है। इससे छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति परिचित है। अब कांग्रेस के झांसे में जनता आने वाली नहीं। चलिए, तो ये सत्ता पक्ष का जवाब है। जवाब का प्रत्युत्तर जरूर लेंगे, लेकिन एक टिप्पणी सुन लेते हैं नागेंद्र जी की भी, वो क्योंकि सदन में ही मौजूद थे, दोनों दिन की कार्रवाइयों को बेहतर ढंग से समझे हैं। वर्मा जी, क्या आपको लग रहा है कि ये एक तरीके से ध्यान आकर्षित करने के लिए चीज़ें हो गई हैं, हंगामा करना मकसदी हो गया है, सूरत बदलने की कोशिश ही नहीं होती, सदन में हंगामे पे ही हर चीज़ केंद्रित हो जाती है? कैसे देखते हैं इस रणनीति को आप? जनता जो है प्रतिपक्ष से उम्मीद करती है कि वो उनके मुद्दों के लिए मुखर हो और जाके उनके हित पे आवाज़ उठाए। अब उसके तरीके होते हैं, किस तरीके से वो अपनी बात को जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सदन में रखें और सत्ता पक्ष से जवाब लें उन समस्याओं के निराकरण के लिए। लेकिन अगर कई बार ये परिस्थितियां बनती कि जवाब नहीं आ पाता, तो फिर ये एक तरीका होता है कि बहिर्गमन करके विरोध जताया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई बार हम देख रहे थे, आज के ही मामले में हमने देखा कि बेरोजगारों के हित की जब बात चली तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो था वो हावी होता नजर आया पिछले कार्यकाल की गड़बड़ियों को लेके, घटनाओं को लेके। और जाहिर है सवाल जो था वो बहुत ही संजीदगी से उठा हुआ सवाल था। इसमें बस्तर के विधायक जो सजग हैं अपने क्षेत्र की जनता, और मैं तो कहूँगा कि प्रदेश के बेरोजगारों के हित में उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर साल हायर सेकेंडरी और कॉलेज से पढ़ के विद्यार्थी आ रहे हैं और पंजीकृत हो रहे हैं, लेकिन इनके नियोजन के लिए, इनकी नौकरी के लिए, इनको काम देने के लिए सरकार की क्या योजना है, इस पर उनका प्रश्न था। तो इस मुद्दे में जब जवाब नहीं मिला तब बहिर्गमन हुआ, जो कि लग रहा था कि इस मुद्दे में कांग्रेस अपना विरोध इसी तरीके से प्रकट कर पा रही थी। दूसरी बात, हम लगातार देख रहे थे कि ये ट्रेंड तो बन ही चुका है कि जब कुछ नहीं मिलता तो इस तरीके से नारेबाजी करके या फिर सदन से बाहर जाके या कई बार वेल तक के पहुंच के हंगामा करना, ये एक तरीका ही हो गया है प्रतिपक्ष का। पर खूबसूरती तब होती है लोकतंत्र में जब जवाब तलब करके सवालों का जो घेरे में सत्ता को लाया जाता है और उसके माध्यम से बहुत सारी गड़बड़ियों को उजागर किया जाता है और योजनाओं का सही ढंग से विश्लेषण हो ताकि आम जनता के हित की बात हो। किसानों के हित की भी जब बात हो रही थी, क्योंकि पिछली सरकार जो थी उसने अपने आप को ये दिखाया है कि वो गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में और किसानों के हित में बेहतर काम करती चली आ रही है। तो जाहिर है वो जब उन्होंने ये छवि बनाई है तो वो किसानों के हित के लिए तो लगातार सदन में अपनी आवाज़ उठाने का कोई मौका खोना नहीं चाहते। और आज उसमें एक तरीके से हम देखें तो सत्ता पक्ष की जो विधायक है रेणुका सिंह, उन्होंने भी धान खरीदी के मसले में जो दिक्कत आ रही है मोबाइल नेटवर्क की कमी से उनके क्षेत्र में सोनहत भरतपुर, उसका भी कहीं ना कहीं इशारे से वो बात कह दी, जिस पे भी एक बात तो निकली कि आम आदमी को कैसे परेशानी हो रही है, किसान को कैसे दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए सत्ता पक्ष ने लगातार जवाब भी दिया कि ये तकनीकी जो प्रॉब्लम है टोकन की वो है, बाकी तो वो लगातार सारा काम सही ढंग से हो रहा है। पर इस मुद्दे में कांग्रेस ने मौका नहीं छोड़ा और उन्होंने इस बात पे अपने आप को स्थिर रखा कि वो इस पे चर्चा कराएंगे ही और इसी मुद्दे पे बात कराएंगे। अगर नहीं हो रहा है, इसको अगर इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है तो वो सदन में नहीं रहना चाहते। तो इसका क्या कुछ लाभ होता है? जो जिनका ये मुद्दा, उनको क्या फायदा हुआ इससे? हाँ, सवाल ये उठता है कि उनको क्या फायदा हुआ।
क्योंकि अगर तथ्यों के साथ बात कही जाती, पूरे आंकड़े पेश किए जाते कि कहाँ कहाँ ये तकनीकी दिक्कत आ रही है, टोकन नहीं मिलने से कितने लोग प्रभावित हुए हैं, और उसके तथ्यात्मक सारी चीज़ें आती, तो मुझे लगता है कि सरकार वाकई में इसमें गिरती नज़र आती। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए था। चलिए, तो मेन मुख्य बात यही कि भाई इसका हल हो, इस पर ज़्यादा जोर के बजाय अपनी बात पहुंच जाए, इस पर ज़्यादा केंद्रित रणनीतियां रहती हैं। धान पे ही आते हैं। अमित जी, क्या लग रहा है कि धान खरीदी का मुद्दा ज़्यादा कुछ अहम था, जिस पर तवज्जो चाहिए थी, वो तवज्जो नहीं मिली, बहिष्कार ही एकमात्र रास्ता था, या कोई और रास्ता नहीं था कि हम इस पर चर्चा करते, किसी और तरीके से चर्चा में से उठाते? देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि पंजीकृत किसान तो 27,30,000 है, लेकिन अभी तक किसान भाइयों ने सिर्फ 4,40,000 ही किसान भाइयों ने अपना धान बेचा है। मतलब ये सरकार की तैयारी जो है वो बहुत धीमी है, और सरकार जो अपनी उपलब्धि बता रही है, ये उपलब्धि का नहीं, ये विफलता का रिकॉर्ड है। और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। कहते हैं ना कि मोहन भाई कि खेतों में जब पसीना बहता है तब अन्न का भंडार भरता है, पर खरीदी के वक्त किसान फिर लाइन में खड़ा होता है। और धान खरीदी सिर्फ आंकड़े नहीं है मोहन जी, ये किसान के घर की रोटी की गिनती है। समझना होगा सरकार को कि सरकार आंकड़े जरूर जारी कर देती है, लेकिन आप समझिए कितना बड़ा गैप है। 27,30,000 पंजीकृत किसान, और जिस प्रकार से अभी बेचा है 4,40,000 ने, मतलब एक गैप देखिए आप, कितना बड़ा ये गैप है। मतलब कागजों पे जरूर आप आंकड़े बना लिए हैं, लेकिन किसान भाई आपके प्रोसेस से खुश नहीं है। तो कहते हैं ना कि इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर इनके आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राजनीति तो ठीक है, दिगर विषय है, और निश्चित तौर पे हम किसानों की भाइयों की आवाज को बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा में उठा भी रहे, और अगर लगेगा तो सदन की सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन ये सरकार किस प्रकार का प्रोसेस अपना रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले जिस प्रकार का ऐप बंद हो जाता है, फिर नेटवर्क नहीं रहता है, फिर उनको टोकन भी मिल जाता है तो उनका भुगतान 10-10 दिन क्या 20-20 दिन में उनका भुगतान नहीं हो रहा है। मतलब एक पहले किसान मेहनत करे, बरसात में, गर्मी में, सब मौसमों में वो मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको मेहनत का भुगतान अगर नहीं हो तो ये सरकार की विफलता है। सरकार बड़े बड़े आंकड़े जरूर प्रस्तुत कर देती है कि हमने ऐसा किया, वैसा किया, ये हो जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं मोहन जी कि लगातार जिस प्रकार से ये किसान उत्सव जो मनाते हैं, ये कहते हैं कि हमारा किसान उत्सव चल रहा है, अगर किसान भाइयों के पास आप जाएंगे तो ये वो कहते हैं कि ये किसान उत्सव नहीं, ये धान उत्पीड़न चल रहा है। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना, केंद्रों में अवस्था का आलम है। आप समझिए कि ग्राउंड पे अवस्था, टोकन की किल्लत, लंबी लाइन, बारदाने की कमी, किसान भाई परेशान लगातार। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सरकार जो है वो इधर उधर की बात ना करे। सरकार जरूर कागजों में सरकार अपने आप को नंबर 1 बता सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पे सरकार पूरी तरीके से कमजोर है। एक्सेल सीट पे जरूर ही अपने आप को टॉप मेरिट में बता सकते हैं, लेकिन अगर किसान भाइयों के पास आप जाएंगे तो वो बता देगा कि सरकार पूरी तरीके से। जब ये समस्याएं विपक्ष उठाना चाहता है तो आप लोग सुनते ही नहीं, जब सुनते नहीं इसलिए बहिष्कार किया जाता है। कोई गलत क्या है? देखिए स्क्रीन पर सारे विधायक खड़े हैं, बाहर आ गए थे, नारे लगा रहे थे। ऐसी स्थिति बनती क्यों है? क्योंकि रिस्पॉन्स सत्ता पक्ष की ओर से वैसा होता नहीं है। रिस्पॉन्स, अगर ये कुछ बात रख रहे हैं, अगर अमित जी गलत बोल रहे हैं तो वो बताइए कि भाई ये टोकन मिल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, धान खरीदी सुचारू हो रही है, ऐसे जवाब दे देते तो ये विरोध नहीं होता। देखिए, अमित जी ने अभी बात कही एक्सेल शीट में अपनी सरकार को बहुत अच्छा बताने वाली सरकार। हमने भी देखा है साहब, एक्सेल शीट में अपने आप को किसानों की सरकार बताने वाले लोगों को भी और किसानों की सरकार बताने वाली सरकार को भी, वो सरकार जो 2 वर्ष का बकाया बोनस किसानों से वादा करने के बाद भी नहीं देती है, किसानों के ऊपर लाठी बरसाती है, सैकड़ों किसान आत्महत्या करते हैं, और वही कांग्रेस की सरकार अपने आप को किसान हितैषी की सरकार बताने से बाज नहीं आती है। उसी कांग्रेस की सरकार को किसानों ने बाहर का रास्ता दिखाया। हमने देखा है बड़े बड़े पोस्टर लगा करके
लाखों नौजवानों को नौकरी देने की बात करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देखा है कि कैसे बड़े बड़े पोस्टर राजधानी के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर में लगे हुए तो कितने लाख युवाओं को नौकरी देगी। सदन में जब सवाल पूछा गया तो पोल खुल गई और उससे वो वापस हुए। तो उस प्रकार की सरकार को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। जी जी। अमित जी जो आंकड़े यहाँ पर पेश कर रहे हैं उसको लगता है कि वो एक हफ्ते पुराने आंकड़े हैं और 15 नवंबर से धान खरीदी यहाँ पर प्रारंभ हुई है और लगभग 9 दिन पहले के जो आंकड़े हैं इसमें अमित जी बता रहे हैं 4,39,000 किसानों ने जो धान जो बेचा है, धान खरीदी केंद्रों में जमा कराया है, तो वो आंकड़े बता रहे हैं ये आंकड़े अब और 9 दिनों के दरमियान बढ़ चुके हैं। और बीते 9 दिनों के दरमियान जहां कुछ एक स्थानों में नेटवर्क को लेकर के, टोकन कटने को लेकर के दिक्कत थी, उसके बावजूद भी लगभग 50,000 टोकन प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। उस लिहाज से आंकड़े और बढ़ करके आने वाले समय के अंदर ये बात सदन में नहीं दी गई ना जानकारी, मैंने तो स्वीकार, सदन में नहीं दी गई, इसलिए इन्होंने बहिष्कार कर दिया। इस बात देखिए मोहन जी, बहाना करना, बहिष्कार करके भाग जाना और गंभीरता पूर्वक इस विषय को आगे बढ़ाना। आपने देखा होगा धान खरीदी प्रारंभ हुई थी 15 तारीख को और विपक्ष के लोग हाय तौबा मचाना चालू कर दिए थे कि यहाँ कर्मचारी नहीं है, उस सोसाइटी के अंदर में कर्मचारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता दिखाते हुए, प्रशासनिक निर्णय लेते हुए तत्काल प्रभाव से कर्मचारियों के वहां पर व्यवस्था की ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। और धान खरीदी चलने के दरमियान जब समस्या निकल कर के आई कि टोकन को लेकर के दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन टोकन नहीं कट रहा है, के साथ ही साथ पैरेलल से ऑफलाइन टोकन काटने की व्यवस्था भी है, ये किसानों को पता है और किसान जाकर के वहां पर अपना टोकन ऑफलाइन भी कटा रहे हैं। हाँ, कुछ स्थानों में हो सकता है कि कहीं कोई दिक्कत निकल करके आ रही होगी तो प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर उसका त्वरित निराकरण करने की व्यवस्था। बड़े साहब गोई से स्वीकार कर रहे हैं, बड़े साहब गोई से इन्होंने स्वीकार किया। बात मैं कहूंगा जल्दी, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा यहाँ पर मोहन जी, सदन में सवाल करने के लिए एक तैयारी की आवश्यकता होती है और मुझको बहुत दुख हो रहा है कि मेरे विपक्ष के माननीय विधायक दिल्ली जाकर के किसी और कार्य में बिजी थे, व्यस्त थे, तैयारी नहीं, उसको लगता है कि वो तैयारी नहीं कर पाए। और जब बच्चा बिना तैयारी के परीक्षा में जाता है तो वो वहां से भूल करके आता है। विपक्ष के तमाम विधायक जब बिना तैयारी के सदन के अंदर में गए थे, इनके पास तर्क नहीं था, सवालों में चलो आऊंगा, ठीक है, ये बात भी जायज है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, आप क्या तैयारी से आएंगे? नागेंद्र जी 30 सेकंड, ज्यादा समय नहीं है, क्या लग रहा है ये रणनीति बन गई है, हर चीज में विरोध, बहिष्कार, ये हथियार है क्या एक? देखिए मोहन जी, सत्र के आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि इसमें गंभीर मसलों पे चिंतन हो और उसका विश्लेषण हो कि कोई ना कोई रास्ता जनहित में निकले। लेकिन अगर इस तरीके की तकरार होती है तो मुझे लगता है कि इसमें जनता के हित की बातें जो है वो नहीं हो पाती और प्रतिपक्ष को एक बड़ा अवसर रहता है विधानसभा सत्र के दौरान कि वो अपनी बात और जनता के हितों को लेके मुखर होकर अपनी तमाम बातों को सामने लाए और उसका निदान ढूंढे। बिल्कुल, समय नहीं है इसलिए चर्चा ज्यादा लंबी नहीं हो सकती, लेकिन एक हथियार है। अमित जी, आ गई आपकी बात और आपकी बात जायज है, आप भी जो कह रहे हैं, जी आ गई आपकी बात आ गई, ठीक है, समय नहीं है इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। मोहन जी सुन तो लीजिए, अरे समय बिल्कुल नहीं है सर, अरे सुन लीजिए, उमेश एक शायरी, हाँ बिल्कुल शायरी में बोल दीजिए। उमेश जी की धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मान लिया कि प्रधानमंत्री की तैयारी नहीं रहती है, इसीलिए सत्र को वहां तो मंत्री जवाब देते हैं, ठीक है। चलिए, दोनों साइड से तैयारियों को लेकर अपनी अपनी बातें हैं। अभी तो सत्र चलेगा तो और बैठेंगे चर्चा करने। इस चर्चा में हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। उमेश जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।